नमस्कार दोस्तों, मैं बनवालाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मॉडल पेपर्स की, यानी 2018 का मॉडल पेपर कर रहे थे। 3 क्लासें कंप्लीट हो गई, आज उसकी 4थी क्लास करने जा रहे हैं। और कल की क्लास क्यों नहीं हुई, इसका ये रीज़न था कि कल बिजली सप्लाई है वो बाधित थी, यानी कल पूरे दिन बिजली नहीं आई थी, लाइट नहीं थी, इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। और आज से फिर से हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक शानदार यानी कि एक ज़बरदस्त पेपर के साथ मैं आपको सामने पेश होऊंगा। तो उस पेपर को आप ज़रूर सोल्व करिए और एग्ज़ाम के अंदर उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे आप, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन पेपर आगे भी हम करते जाएंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। तो 21% पीछे हमारे कंप्लीट हो गए थे, 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 9 क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। देखो इसको ये जो पेपर है उसको मैं हल्का करवा रहा हूँ। क्यों हल्का करवा रहा हूँ? क्योंकि 2018-17 जो 19 के जो पेपर है वो आपके किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपके सोल्व किए हुए हैं, इसलिए मैं इनको हल्का करवा रहा हूँ। बाकी जो आगे हम मॉडल पेपर करेंगे वो एक मतलब तूफानी रफ्तार के साथ करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 22, 21% कंप्लीट होगी। अगर आपने उन वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो आई कार्ड में जाके आप उन वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। 3 वीडियो है वो मैंने आई कार्ड में दे दिया, आई बटन में आप जाके उसको देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर देखो कि एक 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं PA तथा PB की रचना कीजिए, जहाँ PA तथा PB के मध्य कोण 65 डिग्री है। देखो रचना वाला जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 22। रचना वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा एक कच्चा चित्र बनाया करो, ठीक है। कच्चा चित्र आप सीधा बना लो कि एक 4 सेमी त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। और बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको, PA, यहाँ पर A बिंदु दे लो और यहाँ पर B, ये O। और ये कह रहा है कि PA और PB के बीच में कोण है वो 65 डिग्री का है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, केवल और केवल थोड़ी सी संख्या चेंज कर दी है, यहाँ पर 65 डिग्री दे दी है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे? पहले तो कच्चा चित्र बनाओ, उसके बाद में हम पक्का चित्र बनाएंगे। पक्का चित्र कैसे बनाएंगे? पहले देखो दिया गया लिखो भाई, दिया गया में क्या लिखेंगे आप? वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी दे रखी है भाई? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि कोण APB बराबर 65 डिग्री है। APB कितनी है? 65 डिग्री है। और आप जानते हैं कि कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री के है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है भाई? लंब होती है, तो ये 90 डिग्री के हो गए। अब आप ये देख रहे हैं कि PAOB एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। आपको हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं तो ये कोण आपके पास होना चाहिए। और ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे कि देखो ये कोण अगले वाला आपको देगा, ये दोनों कोण आप जानते हो, तो 360 में से ये तीनों कोण घटाएंगे तो चौथा कोण बच जाएगा। कोण कौन सा? O चाहिए आपको, तो कोण O बराबर 360 माइनस P का मान कितना है? कोण P का मान 65 घटा दो माइनस, देखो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कोण A उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण B उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोई समस्या है तो बताओ। तो कोण O बराबर 360 में से घटा लो, ये कितने हो गए? 5 9 9 18 और 6 24 245, यानी 360 में से 245 घटा लो, क्या बचा? 10 में से 5 जाएगा,
5, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री। यानी ये कोण आपके पास आया 115 डिग्री। अब हम आसानी से वृत्त की ये जो रचना कह रहा है वो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो इतना करने के बाद में आपको रचना करनी है। रचना करने के लिए क्या करेंगे, आपको 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आप सारे जानते हैं, आप क्या करेंगे, अपनी स्केल को रख के अपनी जो कॉपी उसमें और उसमें 4 सेमी पर निशान लगा लेंगे। फिर प्रकार को रखे, प्रकार 4 सेंटीमीटर का खोल लिया। प्रकार खोल कर आप ऐसे एक चाप चाप के द्वारा पूरा वृत्त बना लेंगे। एक चापों का समूह क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पक्का चित्र बनाना है। पक्का चित्र का मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके ही करना है। ठीक है, और इसका मूल बिंदु हो गया O। इसके बाद क्या करना है, आपको PA और PB 2 स्पर्शिका करनी है। तो कोई सी भी एक इस त्रिज्या खींच लो। A यहाँ पर B करो तो B कर दो, A करो तो A कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक त्रिज्या खींच कर यहाँ पर 115 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का, 115 डिग्री का कोण बनाना है चांदे की सहायता से। चांदे की सहायता से 115 डिग्री का कोण बनाना है। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा और केंद्र पर 115 डिग्री का कोण बनाया त्रिज्याओं OB और OA के मध्य। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कहाँ पर, बिंदु P और A पर 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। समझ में आ रही बात आपको, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से कोण बनाते हैं। और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का, देखो B पे चाप रखे और आप इस रेखाखंड से एक चाप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहां से इस बिंदु से इस पर 2 चाप लगाएंगे। इस बिंदु चाप पर 2 चाप लगाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना था प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये देखो पहला जो कोण बनता है वो हमेशा पहला जो प्रकार, देखो एक बार यहाँ से देखो, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मुझे 90 डिग्री कोण बनाना है तो क्या करूँगा मैं, देखो कि यहाँ पर प्रकार रखे ऐसे चाप खींचूंगा। अब प्रकार को हिलाना नहीं है और इस बिंदु पर रखे चाप पर चाप लगाने 2 कंटिन्यू। तो ये जो पहला कोण बनता है वो हमेशा तो 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। और ये जो कोण बनेगा ये पूरा बनेगा 120 डिग्री का। कितने का, 120 डिग्री का। हमें कितने डिग्री का बनाना है, हमें बनाना 90 डिग्री का। तो 60 ये हो गया, आगे इससे यहाँ तक का 60 हो गया, इसका मैं आधा कर दूं। तो यहाँ चाप रखो, यहाँ प्रकार की नोक रखो, इधर चाप लगाओ, यहाँ प्रकार की नोक रखो, इधर चाप लगाओ। और ये जो कटान बिंदु आया इसको आप मूल बिंदु से मिला दो। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री कोण की रचना करनी आती है सबको। तो क्या करेंगे, बिंदु A और P पर क्या करेंगे, A और B पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस बिंदु से यहाँ चाप लगाया, यहाँ चाप लगाया और आप इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर आप क्या करेंगे, A बिंदु पर, तो A बिंदु से इधर ऐसे क्या लगाया आपने, चाप लगाया। फिर इस चाप से 2 चाप इधर लगाए, फिर इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ, आप अपने देखो वीडियो को, जैसे ये प्रश्न देखा, वीडियो को रोको, उसके बाद में आप अपना जो ये पूरा कार्य वो करोगे। ठीक है, अब इनको फिर से आप 90 डिग्री के साथ मिला दो और यहाँ पर आपका बिंदु P हो गया। तो ये 2 स्पर्शिका PA और PB कंप्लीट होगी। और आप माप के देख लेना, अगर आपने काम सही किया है तो ये 65 डिग्री का ही कोण आएगा। क्लियर हुआ। इतना करने के बाद में फिर रचना लिखनी है और रचना अपनी भाषा में शानदार शानदार अक्षरों में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि आपने जो जो काम किया वो काम लिखना कि सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक O केंद्र वाला वृत्त खींचा। ठीक है, फिर OB व OA के मध्य 115 डिग्री का कोण बनाया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। OB व OA पर, OB और OA के क्रम से B व A बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाए और लंब को आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलते हैं। PA और PB को मिलाने पर 2 स्पर्शिकाएं PA और PB प्राप्त हुई।
जिसमें कोण पी ए पी बी बराबर 65 डिग्री। बस काम हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कुछ भी नहीं है। अब देखो इतना टाइम तो मुझे समझाने में लगा, ये आपका कच्चा चित्र है, आप लिखेंगे कच्चा चित्र, पेंसिल की सहायता से बनाना, कच्चा प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कच्चा चित्र बना लो। और ये आपको पक्का चित्र बनाना है, जो जो माप दे रखी उस माप के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो ये आपका 22वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब इस प्रकार का प्रश्न जो भी आपकी किताब में 2 या 3 दे रखे उनको फटाफट से क्या कर लो, मिला लो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, ये कोण चेंज करके दे रखा है, तो वो आप करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार का प्रश्न है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 23 पढ़ो। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि एक पार्क है, पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। वर्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या भी आपको दे रखी है। देखो थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, रास्ता भी बनाना पड़ेगा। ये पार्क है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दे रखी है आपको 4.2 मीटर। ठीक है, ये तो दे रखा है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको कि इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई 1.4 मीटर। देखो ये जो पार्क है इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है ये, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 1.4 मीटर दे रखी है। कितनी देर की? 1.4 मीटर दे रखी है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बताना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना। इस प्रकार के 3 या 4 क्वेश्चन है आपके, 3 नहीं मेरे हिसाब से 3 ही है, 3 क्वेश्चन है। उन 3 क्वेश्चनों को मिलाएंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहले तो प्लानिंग बना लेते हैं कि ये त्रिज्या जो अंदर वर्त है बिना डार्क वाला, उसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 मीटर। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पूरा है ये बड़े वाला वर्त, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो 4.2 तो यहाँ तक है और आगे कितनी मिल जाएगी? 1.4 मिल जाएगी। तो 1.4 और 4.2 को मिला लेंगे तो ये पूरी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि ये तो R1 त्रिज्या है, ये R2 त्रिज्या है। तो कैसे करेंगे? देखो प्रश्न नंबर है आपका 23 हल। माना पार्क की त्रिज्या R1 बराबर कितनी है? 4.2 मीटर। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई कितनी देर की है? बराबर 1.4 मीटर। अब आप क्या लिख लो? बड़े वर्त की त्रिज्या। बड़े वर्त का मतलब रास्ते को सहित साथ में लेने पर बड़े वर्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी हो जाएगी? देखो छोटे वर्त की त्रिज्या यहाँ तक तो ये, इसमें मैं 1.4 और मिला दूँ तो प्लस 1.4 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5.6 मीटर हो जाएगी। बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5.6 मीटर होगी। क्लियर हो गया? कोई समस्या तो बताओ। अब आपको क्या करना है, ये जो डार्क वाला क्षेत्र है इसका क्षेत्र ज्ञात करना है। ये रास्ता है, इसका क्षेत्र ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आपको पता है। देखो ध्यान दो कि मैं अगर बड़े वाले जो वर्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा पूरे का, ये पूरा हो जाएगा बड़े वाला वर्त, फिर उसमें से मैं ये घटा लूँगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ गया ना? मैं पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, फिर उसमें से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा लूँगा तो ये रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर हो गया ना? तो यही मेरा टारगेट है। तो क्या करेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे आप? पाई R2 का स्क्वायर, यानी बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, पूरा बड़ा वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, बचेगा क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। कर लो थोड़ा सा इसको और हल कर लो। देखो पाई कॉमन आ जाएगा, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, पाई कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा? R2 का स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा? R1 का स्क्वायर। अब हल कर लो। पाई R1 और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b होता है। सारे जानते हैं आप, ठीक है, ये आप सारे जानते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो चूँकि
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूँ, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों कोष्ठकों को गुणा कर दो। ठीक है, अब मान रख दो, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, गुणा R2 का मान कितना आया 5.6 प्लस R1 का मान कितना है 4.2, जो मान दे रखा वो लिख लो। R2 का मान 5.6 माइनस अब की बार 4.2। अब इसको सरल कर लो तो कितना आया 22/7 गुणा, ये जोड़ लो 6 2 8 5 और 4 9 इंटू 5.6 में से 4.2 घटा लो, कितना बचा 1.4। क्लियर हुआ। अब 7 से ये कट जाएगा 0.2 बार, 7 2 14 2 बार और 0.2। अब इनको क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 2 को 98 से गुणा करना पड़ेगा और फिर 22 से गुणा करना पड़ेगा, पॉइंट बाद में लगाएंगे। तो 2 को 98 से गुणा कर, देखो 100 मानो, इसको 100 मान के 100 को दुगुना 200। अब ये कितने कम है, 100 में से 2 कम है, तो दुगुना किया तो 4 कम हो जाएगा, 196 हो जाएगा। देखो गुणा कैसे किया पता चल गया ना, 198 को 2 से गुणा कैसे किया, आपको पता है कि ये 100 से 2 कम है, तो इसको दुगुना 100 का दुगुना 200 और इसका दुगुना कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को दुगुना कितना होता है 4, तो 200 में 4 कम कर दो 196 आ गया। ठीक है, और इस 196 को फिर 22 से मल्टीपल करना है, तो 2 से मल्टीपल करो 12 कैरी 1 18 1 19 कैरी 1 2 और 1 3, वापिस 2 से करेंगे तो यही आएगा 2 11 कैरी 1 10 से 3 13 कैरी 1 4, ये आया। अब इसमें आपको देखो कितना आया 43 12 आया, इसमें से आपको 2 पॉइंटों के बाद 2 अंकों के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट, मीटर स्क्वायर, यानी आपके रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 43.12 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, फटाफट से क्या करो, आप वीडियो को मतलब पुश करो, यानी रोक दो और उसके बाद में आप उनको फटाफट से हल कर लो, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर। आप देखो रोलर का हमेशा याद रखो, जब भी आपका रोलर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो ये बेलनाकार होता है। रोलर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, हमेशा ध्यान रखो किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है, 10 चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कि एक रोलर है, मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखो वैसे चित्र की आपको आवश्यकता नहीं है बनाने की, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक रोलर है जो जगह समतल करता है, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 2.5 मीटर और इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देर का है, 1.4 मीटर देर का। कितना देर का है, 1.4 मीटर देर का है प्रश्न में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये रोलर 10 चक्कर लगाएगा, ऐसे 10 चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्र समतल कर देगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि रोलर जब 1 चक्कर लगाएगा तो कितना समतल करेगा। 10 को छोड़ो, एक बार ये मतलब दिमाग लगाओ कि जब रोलर 1 चक्कर लगाएगी, जैसे ये रोलर है, ठीक है, देखो ये रोलर है, ये यहाँ पर 1 चक्कर लगाता है तो कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो आपको पता है, देखो समझने की कोशिश करो कि ये जो रोलर है इसका मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ। क्या ज्ञात कर लूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 1 चक्कर लगाने में कितना घूमेगा, इसका जो पृष्ठ है वो 1 चक्कर, एक बार पूरा मतलब इस समतल को स्पर्श करेगा। समझ में आ गई ना। तो देखो एक बार में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र, संपूर्ण नहीं, संपूर्ण में तो इधर वाला और इधर वाला भी आ जाता है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा मैं एक बार इसका, तो 1 चक्कर का क्षेत्रफल आएगा और उसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 चक्कर का आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर टारगेट क्या रहेगा हमारा, देखो प्रश्न नंबर 24 हल कैसे करेंगे। दिया गया, लिख लो पहले, दिया गया रोलर की लंबाई कितनी देर की है, लंबाई आपको रोलर की लंबाई h बराबर कितनी रखी है, 2.5 मीटर।
व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है आपको 1.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर व्यास की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये 0.7 मीटर हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, 0.7 मीटर। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है कि रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ये इधर वाला वर्त, इधर वाला साथ में नहीं लेना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, केवल वक्र, वक्र का मतलब मुड़ा वाला भाग जो मुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र भाग है, वक्र वाला पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका देखो सूत्र होता है 2 पाई आर, इसको ऐसे। अब देखो याद कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखो कि रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और उसको ऐसे गुणा कर दो, आपका क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो मान रखो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 0.7 गुणा एच का मान 2.5 मान रख दिया, जो हमें मान दे रखे थे। अब इसको हल कर लो, क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, देखो आपको 0.7 का भाग 7 में 10 बार जाएगा, 0.7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। कैसे जाएगा, मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा, यहाँ क्या लगा, 0 लगा, 7 का भाग 70 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो ये क्या आ गया, 10। ठीक है, और ये 2.5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 4 बार। 2.5 का भाग 2.5 दुए कितना होता है, 5, और 5 को जब 2 से गुणा करूँगा 10 आता है ना, तो कितना बार गया, 4 बार। अब 2 से ये कट गया 2 बार, और ये कट गया 11 बार, 11 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 11 मीटर। यानी रोलर जो था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 11 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्रफल ढकेगा, या कितने समतल क्षेत्र को समतल करेगा, 11 मीटर स्क्वायर, यानी 11 वर्ग मीटर। अब 10 चक्कर लग, 10 चक्कर पहले लिखो, अतः एक चक्कर, अतः एक चक्कर में समतल क्षेत्र बराबर 11 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखो, 10 चक्करों में समतल किया क्षेत्र कितना हो जाएगा, एक चक्कर में 11 करता है तो 10 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो छोटा सा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, इतना बड़ा भी नहीं है, और 24वां प्रश्न है। तो ध्यान दो आप, ये कितने नंबर का है, 24वां। ठीक है, तो ये आपका 24वां प्रश्न क्लियर हुआ। 25वां प्रश्न पढ़ो, देखो स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद है। गेंद एक ही आकार की है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, 25वें प्रश्न के 3 पॉइंट दे रखे हैं। कैसे करेंगे, देखो प्रायिकता वाला बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रायिकता वाला एकदम से क्लियर कर लो। एक मतलब 2 प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। देखो एक थैले में एक सफ़ेद है, 2 काली है और 3 लाल गेंद है। तो आप यहाँ पर हमेशा लिख लो कुल परिस्थितियाँ, कुल परिस्थितियाँ। अब कुल परिस्थितियाँ का मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल गेंदें कितनी है, एक सफ़ेद गेंद है, 2 आपकी काली गेंद है और 3 आपकी रेड गेंद है। यानी टोटल कितनी होगी, 6 गेंदें होगी। यानी कुल परिस्थितियाँ आपके पास कितनी होगी, 6 होगी। जितनी आपको देर की है प्रश्न में लिख लो। देखो एक सफ़ेद है, 2 काली, हाँ 3 लाल है। ठीक है, अब आपसे ये तो कुल परिस्थितियां होगी। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है गेंद सफ़ेद। अब उसमें से एक गेंद निकालेंगे, वो गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो गेंद सफ़ेद होने की अनुकूल स्थितियां, अब अनुकूल स्थितियां कौन सी होती है, अनुकूल स्थितियां वही होगी कि उस ये जो गेंदों का जो समूह, उसमें सफ़ेद गेंद कितनी है, यहाँ देखो एक गेंद है, तो अनुकूल स्थितियां कितनी होगी,
एक होगी, एक ही है तो एक होगी, 5 होती तो 5 हो जाती। अब गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता लिख लो, गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर, अब क्या होगा, वही सूत्र लगाओ, कौन सा, अनुकूल बटा कुल। तो क्या लगाओ, अनुकूल स्थितियां, ये सूत्र रट लो बस, प्रायिकता का एक ही सूत्र है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल बटा कुल स्थितियां। कोई समस्या है, कुछ नहीं। अब अनुकूल कितनी आई, 1, और कुल कितनी है, 6, यही आंसर हो गया। यानी उसमें सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, इसी का क्या है। अब देखो एक निर्देशांक मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखना है कि जब 25वां प्रश्न आपने करना शुरू कर दिया और उसके 3 पार्ट है तो तीनों पार्टों को एक ही जगह करना है। ये नहीं है कि आपने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा आपको आता नहीं है तो कुछ प्रश्न करने के बाद में कर देंगे, ये गलत होता है। आपको इसके 3 पार्ट है तो तीनों पार्टों को एक साथ करना है। ठीक है, अब आगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, गेंद काली न हो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कह रहा है कि गेंद काली नहीं है। अब देखो कि इसमें 3 प्रकार की गेंद है, कौन कौन सी है, एक तो सफ़ेद है, काली है और लाल है। लेकिन ये कह रहा है कि जो गेंद निकालेंगे वो काली नहीं होने की। अब यहाँ पर काली होने की मत निकाल लेना, काली नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखो कि गेंद काली न होने की अनुकूल स्थितियाँ, क्या पूछा भाई आपको, गेंद काली न होने की। अब गेंद काली होने की तो कितनी है, 2 है, जो बच गई वो किसकी होगी, गेंद काली नहीं होने की। समझे बात। तो गेंद काली होने की तो टोटल कितनी है, 6। तो गेंद काली नहीं होगी तो या तो वो सफ़ेद होगी या वो लाल होगी। तो सफ़ेद और लाल टोटल कितनी है, 4। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी, 4। गेंद काली न होने की अनुकूल स्थितियाँ 4 है और गेंद काली होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 2 है। तो ध्यान रखना, आपको प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न में पूछा कि गेंद काली न होने की प्रायिकता, तो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब गेंद काली न होने की प्रायिकता का सूत्र लगा लो। क्या लिखो भाई, गेंद काली न होने की प्रायिकता, वही सूत्र, अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल स्थितियां। कोई दिक्कत। अब अनुकूल कितनी आई, 4 आई, और कुल कितनी होती है बेटा, 6। तो काट लो, 4 का भाग 2 का भाग इसमें जाता 2 बार, 2 का भाग इसमें जाता 3 बार, ये आंसर आएगा। यानी गेंद काली न होने की प्रायिकता कितनी होती है, 2/3। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि अगर आप, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। क्या है कि आप गेंद काली होने की प्रायिकता निकाल लो। आपको गेंद काली न होने की प्रायिकता पूछिए, आप क्या निकालो, गेंद काली होने की प्रायिकता, और फिर आप न होने की प्रायिकता क्या कर दो, 1 में से घटा दो। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे आपको ऐसे करना नहीं है। कैसे करना है कि देखो कि आप निकालो गेंद काली होने की, तो काली होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2, कुल कितनी है, 6। तो कितनी आ गई, 1/3 आ गई, 1/3 आ गई। ये गेंद काली होने की प्रायिकता है। अब आपको निकालना है गेंद काली न होने की प्रायिकता, तो आप हमेशा क्या करो, 1 में से जो होने की प्रायिकता वो घटा लो, कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, वैसे आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको आना चाहिए, ठीक है, आसान ये रहेगा, वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, और आपको ये तरीका अच्छा लगे तो इस तरीके से कर लो। तो ये आपका 25वें का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, गेंद लाल होने की प्रायिकता तो निकाल लोगे, गेंद लाल होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 3 गेंद लाल है तो अनुकूल स्थितियां भी कितनी होगी, 3 होगी। अब कुल स्थितियां प्रायिकता कैसे निकालेंगे, गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल कितनी है, 3, कुल कितनी है, 6, 3/6 यानी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 25वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रायिकता का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। तो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, उसमें से लगभग आपको 3 या 4 घंटे लगेंगे अगर आप एकदम से डीप उसको मिलाओगे तो भी। तो जो प्रायिकता वाली है वो उसको आप कंप्लीट करेंगे। वीडियो को यहीं रोकना, आपको वीडियो को यहीं रोकना है और प्रायिकता वाले चैप्टर निकालो, फटाफट से उसको क्या कर लेना है, एकदम से क्लियर कर लेना है। प्रश्न नंबर 26 पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखो 2 समीकरण दे रखे, आपको रेखिक युग्म दे रखा है और उनको आलेखीय विधि। आलेखीय विधि का मतलब होता है कि आपको ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। एक तो तरीका देखो, आपको प्रश्न नंबर है ये आपका 26।
प्रश्न नंबर 26। हल क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिख दो, दी गई समीकरण है क्या, पहली देर की आपको 2x + y बराबर 6, दूसरी देर की आपको 2x - y बराबर 2। ये समीकरण देर की, इनको आलेखी विधि से आपको हल करना। आलेखी विधि से कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। हमेशा नंबर 1 पहली समीकरण कौन सी है, 2x + y बराबर 6, ठीक है। इसके लिए आपको हमेशा एक टेबल बनानी है, छोटी सी टेबल बना लो, ये बना ली। इसमें यहाँ x का मान रख दो, यहाँ y का मान रख दो, ठीक है। इस समीकरण को हल करते हैं। समीकरण को हल कैसे करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर आप x की वैल्यू रख लो, इस समीकरण में y की वैल्यू मिल जाएगी, या आप y की रख लो, x की मिल जाएगी। 2 बार काम करना है। ये कितनी बार करना है, 2 बार। तो पहला लिखो x बराबर 0 रखने पर, यही रख लो 0, 1 2 3 4 तक रख लो, x बराबर 0 रखने पर। अब इसमें x बराबर 0 रखूँ मैं, तो 2 × 0 + y बराबर 6। पहली समीकरण को हल कर रहा हूँ मैं, दूसरे समीकरण को एक बार पढ़ा रहने दो। तो ये हो जाएगा 0 और y बराबर कितना आया, 6। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 6। एक बार रख लिया, फिर दूसरी बार और मान रखना है। दूसरी बार आप किसका रख लो, y का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर। अब यहाँ पर रख लो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान 0 रखा है तो y वाले कॉलम में 0 लिख दो, x का मान मिल जाएगा। इस समीकरण में आप रख दो 2x + y की जगह क्या रख दिया, 0 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया और x बराबर क्या आ गया, ये 2 है वो बट्टा में चल जाएगा, 6/2 यानी कितना आ गया, 3। ये इसका मान आ गया 3। तो पहली समीकरण हल होगी। पहली समीकरण कैसे हल की, सभी को पता चल गया। आप हमेशा क्या करो, एक छोटी सी टेबल बनाओ, उसमें x की वैल्यू रख के कर दो, चाहे दोनों में x की वैल्यू रख दो, चाहे यहाँ आप x की वैल्यू 1 रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की 1 रख दो, चाहे y की 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इच्छा से आप कुछ भी मान रख के और इस प्रकार इस समीकरण को हल कर लो। क्लियर हो गया। ध्यान ये रखना कि बड़ी संख्या नहीं लेना, बड़ी संख्या लोगे तो आपको ग्राफ में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब दूसरी समीकरण को हल कर लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या है, देखो आप इसको नीचे कर लेंगे, जगह नहीं है, ठीक है। दूसरी समीकरण 2x - y बराबर 2। इसकी भी एक क्या बना लो, आप छोटी सी टेबल बना लो। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू, वही मान इसी प्रकार का मान रखना है। x बराबर लिख लो, x बराबर 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर, कुछ भी लिख लो भाई रखने पर। x की वैल्यू 0 रखूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 - y बराबर 2। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये माइनस उधर जाके इस बटन में जाके क्या कर देगा, इस 2 को क्या कर देगा, माइनस का, यानी y बराबर क्या आ गया, -2। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान कितना आया, -2। दूसरा रख दो, x बराबर 1 रखने पर, कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, x बराबर 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 - y बराबर 2। ये हो जाएगा 2, तो 2 - y बराबर 2। y बराबर क्या आ जाएगा, y उधर चला जाएगा और ये 2 उधर जाएगा, माने y बराबर क्या आ जाएगा, 0। समझे ना, यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 2। देखो कि जब y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कोई 4 नहीं, ये y है भाई, ये y है, ठीक है। y उधर जाके प्लस का, ये 2 उधर आके माइनस का, इधर 2 है, 2 में से 2 जाएगा 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y का मान कितना आया, 0। दोनों समीकरणों के आपको 2 जितने भी x और y के 2 मान ज्ञात कर लेने। कितने मान ज्ञात कर लेने, 2 जैसे ये किया है। उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना आप सभी जानते हैं, हमने 6ठी क्लास से बनाना सीखा विज्ञान में। 6ठी क्लास में वैसे गणित में नहीं दे रखा है, विज्ञान में ग्राफ दे रखा है भाई, ये 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 कौन कहाँ तक लेना, जितने तक यहाँ पर आपकी संख्याएं दे रखी है। अब x एक्स पर देखो, x एक्स पर 0 3 0 1 यानी 3 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब ऊपर की तरफ प्लस का होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक, 6 तक चाहिए आपको, 6 तक ले लो, ठीक है। इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है भाई, पैमाना लिखना होता है, कभी नहीं भूलना है अपनी ज़िंदगी में भी।
पैमाना लिखना हमेशा। पैमाना का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो खाना है x पर लिखेंगे पहले। तो x पर मैं देखो यहाँ पर पैमाना बड़ा लिख देता हूँ। पैमाना आपको कहाँ लिखना है, पैमाना मैं बता देता हूँ। अपनी जो ग्राफ कॉपी होगी, ग्राफ बनाने के बाद में ऊपर कॉर्नर में लिखना है पैमाना। पहले लिखना है x पर। अब x पर क्या किया आपने, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिया ना, 1 2 3। अगर आप 5 10 15 लेते तो 5 हो जाता। तो यहाँ लिखना है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y पर भी लिखना है। y पर क्या लिखा, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। जितना आपने लिया इस पर भी आपने 1 इकाई लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया। अगर ये लेना पड़ जाए 5 10 15 तो आप जानते हैं कि 5 इकाई हो जाता। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो दोनों समीकरणें थी इनको इस पर दर्शाना है, ग्राफ पर। कैसे दर्शाना है, पहले इसको x का मान 0। अब x का मान और y का मान हमेशा यही 0 होता है। x का मान 0 और y का मान 6। x का मान तो 0 ये, y का मान 6 यहाँ पर, यानी बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या होगा, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 ये रही, और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहाँ है, मैं किधर जाऊँ, इधर यहाँ है, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, कहीं नहीं जाना है। y का मान यहीं पर 0 होता है। तो दूसरा बिंदु ये मिल गया, और इनको आप स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे। यहाँ लिख दो ये किस का है, 2x + y बराबर 6 का, यानी 2x + y बराबर 6 का रेखा है ये। क्लियर हो गया कैसे खींची रेखा। दूसरा आपको पूछा है, दूसरा आपको क्या दूसरा जो समीकरण है उसका वैल्यू रख दो। x की मान 0 तो x का मान 0 यही है, y का मान -2 तो -2 ये रहा, तो बिंदु ये आएगा यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही, और y का मान 0, y का मान 0 यहीं पर है। और इनको आप क्या कर दो, ऐसे मिला दो। ठीक है, यह आपका है 2x - y बराबर 2। दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ में स्थापित कर दिया। दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ में स्थापित कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया। अब देखो जो बिंदु यहाँ पर आया है, दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलते हैं वहाँ पर जो बिंदु आएगा उसके आपको निर्देशांक लिखने। जो भी निर्देशांक आए वो निर्देशांक आपको लिखना है, और वो निर्देशांक ही इन दोनों का क्या आएगा, उत्तर। इसका x निर्देशांक आया वो तो x की वैल्यू होगी, और y निर्देशांक आया वो y की मतलब वैल्यू होगी, y का मान होगा। क्लियर होगी ना। आगे प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 27 ट्रिगोनोमेट्री का है। प्रश्न नंबर 27 सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध करने वाला है ट्रिगोनोमेट्री के जो 20-30 क्वेश्चन है उनको फटाफट से आप अपनी जो रफ कॉपी उसमें 2-3 बार मिला लो। 100% उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, पक्के आते हैं, और वो भी 6 नंबर के आएंगे, ध्यान रखना। देखो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न 27 का 2 पार्ट है। हल पहला कौन सा है, देखो पहला है आपको सिद्ध करना है कि 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा का अंडररूट बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लेके आना है आपको। यानी इसका मान ये होता है, ये सिद्ध करना है आपको। कैसे करेंगे, देखो पहले ले लो LHS। ये जो समीकरण है इसका LHS। LHS क्या है, LHS बराबर है 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा का अंडररूट। अब कैसे हल करेंगे, देखो घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इस अंडररूट को हटाना है। अब अंडररूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जो आपकी भिन्न दे रखी है 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, इसका क्या कर दो आप, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो नीचे जो राशि दे रखी है उस राशि को ऊपर नीचे गुणा कर दो, चिन्ह चेंज करके। क्या करके, चिन्ह चेंज करके। अब नीचे क्या राशि दे रखी है, 1 - cos थीटा है, तो इसको ऊपर नीचे गुणा करना है 1 - cos थीटा से, नहीं भाई 1 + cos थीटा से। चिन्ह चेंज करना है, मैंने क्या बताया आपको, चिन्ह चेंज करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर दो, नीचे वाली राशि का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क। देखो 3/4 है, इसको ऊपर नीचे में 5 से गुणा कर दो, 5 से 5 कटता है, वापस 3/4 ही तो रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या कर दिया, ऊपर भी 1 + cos थीटा से और नीचे भी 1 + cos थीटा से गुणा कर दिया। अब क्या आएगा, 1 + cos थीटा गुणा 1 + cos थीटा क्या आया, 1 + cos थीटा का
स्क्वायर बट्टे ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। चूँकि आप जानते हो कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सारे जानते हैं आप। a माइनस बी और a प्लस बी को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर 1 होता है माइनस कोस का स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। इनका मान कितना आया, समझ में आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया पता चल गया। और इस पूरे का क्या है, अंडरूट है, अभी तक अंडरूट हटा नहीं है। आगे देखो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जब कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा, साइन, और इस पूरे का क्या हो गया, अंडरूट। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर ये अंडरूट में है तो एक्स बाहर आता है कि नहीं आता है, सारे जानते हैं आप। ठीक है, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा आ गया, स्क्वायर हट गया, बटा साइन स्क्वायर जब बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा। क्या बचा, साइन थीटा। हल कर लो। अब देखो जैसे a प्लस बी है, इसके बट्टा में y है, तो ये a बट्टा वाई प्लस बी बट्टा वाई होता है, सारे जानते हो। तो क्या आया, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस इधर है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा इस 1 के नीचे भी है प्लस और ये कोस थीटा के नीचे भी है। तो 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा होता है, सारे जानते हैं। तो क्या आया, कोसेक थीटा प्लस ये प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, सब जानते हैं कोट थीटा होता है, कोट का सूत्र होता है ये। अब ये क्या है, RHS है कि नहीं, तो इसको हल किया, क्या आया, तो इधर क्या लिख दो, RHS। इति सीधम संस्कृत में लिख दो, इतनी संस्कृत तो सारा को आती है, इति सीधम। ठीक है, तो यह आपका 27% का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को आप मिलाएंगे, उनमें से एक आने की संभावना है। ये 2018 का जो पेपर था बोर्ड का, उसमें आया हुआ है, और 2 प्रकार के जो क्वेश्चन बच गए उनको आप अच्छी तरह से मिला लेना, आने की संभावना है। ठीक है, तो ये 27वें का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो क्या है, 27वें प्रश्न का दूसरा पार्ट, वो भी ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। दूसरे में सिद्ध करना है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, सॉरी 1 माइनस tan थीटा। अब बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है। अच्छी तरीके से देख लेंगे, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा कोट थीटा सिद्ध करना है। क्या करेंगे, देखो वही बात, पहले क्या ले लो, LHS, ये वाला पार्ट ले लो। क्या आ जाएगा, बराबर LHS बराबर क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ये LHS ले लिया। इस LHS से हम क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो क्या कर लो, इसको साइन और कोस में बदल लो। जब tan और कोट में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, हमेशा ध्यान रखो, जब tan और कोट में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, बराबर में कुछ भी सिद्ध करना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इसको साइन और कोस में बदल लो। कैसे बदलेंगे, tan थीटा बराबर सारे जानते हो क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, tan की जगह बटे 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको मैंने किस में बदल लिया, साइन कोस में, प्लस ये प्लस, इसको भी बदलो, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे के बटा में
1 माइनस टेन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ, हल कर लो। ऊपर क्या है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बटे में। अब यहाँ पर क्या लेंगे मैं, इसके नीचे 1 मान के और लघुत्तम लेके क्या करूँगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा 1 का भाग साइन थीटा में दूंगा तो साइन थीटा बार जाएगा। साइन थीटा को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आया साइन थीटा माइनस ये माइनस। साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार, 1 को मैं कोस थीटा से गुणा करूंगा, क्या आया कोस थीटा प्लस ये प्लस। इसी प्रकार इसको हल कर लो, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा, इसके में नीचे 1 मान के 1 और कोस थीटा का जब मैं लघुत्तम लूँगा तो क्या आएगा कोस थीटा। 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, कोस थीटा को जब 1 से गुणा करूंगा तो क्या आया कोस थीटा माइनस ये माइनस। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में 1 बार, 1 को जब मैं साइन से गुणा करूंगा तो साइन थीटा। आगे हल करो। अब क्या आया देखो, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आया देखो, ऊपर पहले से साइन थीटा है और साइन थीटा ऊपर और चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे, इधर क्या है कोस थीटा बट्टे में पहले से है और इधर और क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये स्टेप समझ में आ गई। देखो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे में क्या है कोस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये प्लस। इधर फिर क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा कोस थीटा गुणा कोस थीटा बट्टे क्या है साइन थीटा है पहले से साइन थीटा और इधर क्या आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ आगे कैसे हल करेंगे। देखो ये देखो साइन थीटा गुणा साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे बट्टे क्या आया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला जो कहती हूँ। अब यहाँ देखो हमेशा ध्यान रखो इन दोनों ब्रैकेट को सेम करना है आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे रखा उसको मिलाना, इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करना। अब सेम कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब मैं यहाँ पर कोस को माइनस करना चाहता हूँ, साइन को प्लस करना चाहता हूँ तो क्या आएगा माइनस कॉमन आ जाएगा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कोस तो माइनस का हो जाएगा, साइन किसका हो जाएगा प्लस का, और वो जो माइनस लूंगा वो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। तो यहाँ क्या आ गया माइनस। क्लियर होगी कि ये बात। इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करना है, इसके लिए आप माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है कि जब माइनस बाहर लेके आएंगे तो वो बाहर वाला माइनस ये प्लस क्या हो गया माइनस बराबर कोस थीटा को गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा। अब क्या आ गया साइन थीटा तो आपको दे रखा है और यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन तो किसका हो गया प्लस का और कोस किसका हो गया माइनस का। और माइनस वाला जो आपने कॉमन माइनस लिया सर कहाँ गया, ये रहा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और प्लस में जब माइनस का भाग दूंगा तो माइनस आएगा। क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब क्या लूंगा मैं इन दोनों का लघुत्तम लूंगा। क्या लूंगा इन दोनों का लघुत्तम। अब लघुत्तम क्या आया, जो सेम है वो तो आएगा ही आएगा और जो असमान है वो सारा क्या आएगा गुणा में आएगा। अब असमान क्या कोस थीटा कोस साइन थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा तो बट्टे लघुत्तम में आएगा ही आएगा। लघुत्तम कैसे लेते हैं, जो सेम होता है वो तो एक बार आएगा, जो अलग अलग है वो सभी आएंगे गुणा में। अब कोस थीटा साइन थीटा अलग अलग है गुणा में आ गया, सेम है दोनों में साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो ये एक ही बार आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये एक ही बार आएगा। क्यों आया समझ में आ गया। अब देखो कैसे करूंगा, जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा, इसका इसमें भाग दूंगा तो देखो कोस से तो कोस कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, बचा क्या साइन थीटा। यानी भाग कितनी बार जाएगा साइन थीटा बार, और साइन थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा तो साइन क्यूब थीटा आएगा कि नहीं आएगा। साइन स्क्वायर को साइन क्यूब साइन स्क्वायर से किया माइनस ये माइनस, इसका मैं भाग दूंगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, बचा क्या
बचा क्या यहाँ पर कोस थीटा, और कोस थीटा बार यानी भाग कितने बार गया कोस थीटा बार, कोस थीटा को मैं कोस स्क्वायर से गुणन करूंगा तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा है। अब इसको क्या लिख दें भाई, आप सब जानते हो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्या कर दिया सर, इतना लंबा चौड़ा क्या बोल दिया आपने, अभी बताता हूँ। देखो नीचे वाला जो वो सेम रखना है, नीचे वाले में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। यहाँ देखो आप जानते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहाँ पर आप मेरे आगे बोर्ड पर जगह नहीं, आप यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये लिखेंगे आप आगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब का क्या कर दिया, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब का क्या कर दिया, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है उसको जो मतलब विस्तृत रूप है वही कर दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, समझ में आ गया ना। बच्चा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला बच गया। और बट्टे में क्या बचा, कोस थीटा और साइन थीटा बचा। बट्टे में क्या बचा, कोस थीटा साइन थीटा, ये तो कट गया। अब ये जो बट्टे वाला भाग है ये साइन स्क्वायर थीटा के भी है, कोस स्क्वायर थीटा के भी है और साइन थीटा कोस थीटा के भी बटा में। तो क्या करूँगा भाई मैं, ध्यान दो, जब साइन स्क्वायर थीटा के बटा में ये करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन तो कट जाएगा, समझना आप। इसके बट्टे में ये करूँगा, देखो एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं, तो थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं कर रहा था। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये प्लस, कोस स्क्वायर के बट्टा में भी क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा प्लस ये प्लस, साइन थीटा और कोस थीटा के बट्टा में भी क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखो एक साइन से एक साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कोस से एक कोस कट जाएगा, कोस से ये कोस कटा, साइन से ये साइन कटा, क्या बचा, जो बचा लिख लो। यहाँ पर बचा साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस यहाँ क्या बचा, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई, प्लस यहाँ पर क्या बचा, एक, तो ये क्या आया, मैं उस एक को इधर लिख दूंगा तो एक प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS, बराबर क्या है RHS। क्लियर हुआ ना। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में फिर आने की संभावना है। बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन है भाई, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो आप थम्स अप जरूर कहेंगे एक शानदार क्लिपिंग के साथ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो मैंने बहुत टाइम लगाया है, इसलिए लगाया है मैंने एक स्टेप आपको सही ढंग से समझाने की कोशिश की है।